आज मैं जिसके बारे में बताना चाहता हूँ वो है IC38। IC38 क्या है? ये एक इंश्योरेंस का चैप्टर है जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का कोई अगर एजेंट होना चाहता है, मतलब एजेंसी अगर लेना चाहता है, तो उसको IC38 का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा और फिर IRDA का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद में उसको लाइफ इंश्योरेंस का एजेंसी मिलता है। तो ये IC38 में क्या होता है, अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट है वो हेल्थ का भी एजेंसी ले सकता है, वो कंपोजिट लाइसेंस ले सकता है। तो पहले IC38 कंप्लीट करना पड़ेगा और उसको IRDA का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस के एजेंसी में IC38 का जो है वो इंश्योरेंस का चैप्टर 38 चैप्टर्स है। तो 38 चैप्टर्स तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो इसको मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है, क्रिएट किया है, जो शायद ये आपका हेल्पफुल होगा, जिसमें आप सीख पाएंगे। और IC38 का थोड़ा मतलब हर एक चैप्टर का ही थोड़ा थोड़ा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही पढ़ने से पास हो जाएगा, बट इट विल हेल्प कि आपको पूरा चैप्टर, इतना बड़ा चैप्टर को तो थोड़ा इतना शॉर्ट में नहीं ला सकेंगे, मगर ये हेल्प करेगा आपको पास करने में, क्लियर करने में। ठीक है, तो मैं अभी इसका डिटेल्स में बात अभी आपको बताऊंगा, डिटेल्स में मैं इसको बताऊंगा थोड़ा शॉर्ट नोट्स के हिसाब से और नॉलेज के लिए। ठीक है, तो ये इसमें जैसे लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइज्ड होता है 1 सितंबर 1956। तो क्वेश्चंस वो जो आएगा ना, सारा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आता है। 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसमें से 17 मार्क्स मिलना है। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, आपको जस्ट उसमें क्लिक करना पड़ता है कंप्यूटर में। ठीक है, ये NSIT सेंटर में एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1 सितंबर 1956। तो कब नेशनलाइज्ड हुआ है ऐसा आ सकता है, तो उसमें आंसर 1 सितंबर 1956 में आपको क्लिक करना है। दूसरा कुछ भी रहेगा तो बहुत, और भी 3 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, तो 1 सितंबर 1956 में आपको क्लिक करना है। ठीक है, IRDA उसका फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये IRDA का फुल फॉर्म है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इंश्योरेंस इज ए सर्विस, इंश्योरेंस इज ए इंटेंजिबल गुड। इंटेंजिबल गुड मतलब जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस इज ए सर्विस दैट इज इंटेंजिबल गुड और नॉट ए टेंजिबल, दोनों सेम है। ठीक है, नॉट ए टेंजिबल और इंटेंजिबल गुड दोनों सेम है। क्वेश्चन आपका कभी कोई आता है इंश्योरेंस इज ए सर्विस दे के ब्लैंक छोड़ देता है, तो आंसर में आपका इंटेंजिबल हो सकता है। और हुइच इज़ नॉट ए टेंजिबल आइटम या गुड्स ऐसा कुछ आता है, तो आंसर में आपको इंश्योरेंस मिलेगा। तो दोनों ही एक आइदर और देखिए, कोई भी एक्सचेंज में कोई भी वर्ड आपका आंसर में मिल सकता है। ठीक है, ये लाइन को सिर्फ आपको याद करना है, क्योंकि इंश्योरेंस का हम लोग टच नहीं कर सकते। मेकिंग फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन मतलब क्या है, इसमें बहुत सारा डिटेल्स में लिखा हुआ, आप चाहे तो पूरा डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं इसको, मगर मैं इसको शॉर्टकट में मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ इसको, ताकि आपको ईजी हो। फर्स्ट इंप्रेशन मीन्स कहीं पे भी आपका प्रॉपर टाइम में पहुँचना और ख़ुद को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना, कॉन्फिडेंट होना, स्माइल के साथ बोलना। ठीक है, और उसमें बॉडी लैंग्वेज भी आता है कि बॉडी लैंग्वेज आप अच्छे तरीके से, बॉडी लैंग्वेज आपका ठीक है, बात करने का, चलने का तरीका, वो सारा चीज़ रहता है। तो ये सारा अगर आंसर आपको वहाँ पे मिल जाए, तो ऑल ऑफ द एबोव में आपको क्लिक करना है। ठीक है, या तो जो आंसर दिया हुआ अगर वो करेक्ट है तो उसमें क्लिक करना है। ठीक है, लिसनिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स मतलब क्या होता है, एक्टिव लिसनिंग उसमें पार्ट में गिरता है। एक्टिव लिसनिंग एक्चुअली क्या है, एक्टिव लिसनिंग है आपका पेइंग अटेंशन, जिसमें आप अटेंशन बढ़िया से आप दे के सुनेंगे। डेमोस्ट्रेटिंग दैट व्हाट यू आर लिसनिंग, जो आप सुन रहे हैं उसको डेमोस्ट्रेट करके बढ़िया से आपको समझा देना। ठीक है, उसमें बॉडी लैंग्वेज एक प्लेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझा देना। प्रोवाइड फीडबैक, कोई चीज़ आपको समझा रहे हैं तो उसका फीडबैक लेना। और उसके बाद जजमेंटल, मतलब किसी से हम लोग कोई भी चीज़ का जजमेंटल नहीं करना है कि ये ठीक है वो ठीक है, ऐसा करके ये नहीं करना है। जो भी है आदमी को ठीक तरीके से बात करना है, उसमें आर्गूमेंट कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है, रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, अच्छे तरीके से सुनना। तो ये सारा अगर रोल आपको वहाँ पे मिल जाए, तो ऑल ओवर ऑफ द अबोव आंसर रहेगा उसमें। तो आपको उसको क्लिक करना है। अगर आप सोचते हैं कि ABC सारा ही राइट है, तो ऑल ऑफ द अबोव क्लिक करेंगे, नहीं तो आपका जो अप्रोप्रिएट आंसर है उसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ओम्बर्समैन,
ओम्बर्समैन मतलब क्या है एक्चुअली? ओम्बर्समैन मतलब थोड़ा मैं आपको बताऊं, दिस इज़ ए लाइक ए कोर्ट। ये कोर्ट ऐसा है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, डिस्ट्रिक्ट का होता है हम लोग का डीसी कोर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, लाइक दैट। आरबीआई का बैंक रिलेटेड का भी कोई इशू अगर होता है तो वो केस करेगा, ओम्बर्समैन में केस करते हैं। सेम इंश्योरेंस रिलेटेड भी कोई है, जनरल हो, लाइफ हो, हेल्थ हो, उस चीज़ का केस करते हैं वो ओम्बर्समैन में करेगा। ओम्बर्समैन में केस या कुछ भी करने का रूल मतलब ये है कि उसको रिटर्न देना पड़ेगा। ईमेल हो सकता है या कोई भी लेटर हो सकता है, रिटर्न लेटर, मगर उसको फ़ोन पे या मुंह से कोई चीज़ बोलने से नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़ ये भी क्वेश्चन एक आता है कैसे देते हैं, तो उसको रिटर्न में देते हैं कॉम्प्लेन, ठीक है। इसके साथ में मैं और एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि कॉम्प्लेन देने के लिए कोई भी खर्चा नहीं करना है, उसके लिए कोई भी एक्सपेंस नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, दैट इज़ टोटली फ्री। ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। ये एक साथ में मैंने आपको दो चीज़ बता दिया है, ठीक है। अवार्ड एम्बर्समेंट का जो इंश्योरेंस कंपनीज का रिक्वायर्ड ऑनर का जो अवार्ड पास होता है वो होता है 15 दिन के अंदर में, ठीक है। कोई इफ़ द डिस्प्यूट अगर कोई सेटल नहीं होता है तो ओम्बर्समैन वो अवार्ड पास करता है 3 महीना में या 90 डेज तक वक्त लेता है, ठीक है, कंप्लेंट रिसीव करने के बाद, ठीक है। इंश्योरेंस अभी इसमें क्या है, इंश्योरेंस रिलेटेड जो कंप्लेंट है, इंश्योरेंस रिलेटेड कंप्लेंट आपका होगा सामेशोट के ऊपर में, सामेशोट के कैटेगरी में होगा, क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस का क्लेम होता है सामेशोट के ऊपर, प्रीमियम के ऊपर होता नहीं है। क्योंकि प्रीमियम आपका होता है, सपोज आपका अगर 10,000 रुपये प्रीमियम होगा तो इंश्योरेंस कवरेज होगा 1,00,000 रुपया 10 टाइम्स या किसी में ज़्यादा। तो इंश्योरेंस का जो कोई भी क्लेम का अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए जो क्लेम वो जो क्लेम करेगा, केस करेगा जो ये के ऊपर, ओम्बर्समैन के ऊपर, वो सामेशोट को लेके करेगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में सामेशोट का काम होता है वो 20 लाख तक, स्टेट लेवल में स्टेट कमीशन में होगा वो 20 लाख से 100 लाख, दैट इज़ 1 करोड़, और नेशनल लेवल में होगा 1 करोड़ से ऊपर, ठीक है। तो आपको यही क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि 80 लाख का क्लेम है तो वो कहाँ पे करेगा, वो 80 लाख का क्लेम है तो वो स्टेट में जाएगा, अगर 1.5 करोड़ का क्लेम है कहाँ पे जाएगा, वो नेशनल लेवल में क्लेम करेगा। तो ऐसा टाइप का आपको क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। उसको बस याद रखना है सिर्फ आपका पॉइंट कि डिस्ट्रिक्ट में 20, स्टेट में 20 लाख से 1 करोड़ और नेशनल में 1 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। अभी थोड़ा मैं आपको बताऊंगा डेज के ऊपर में, ठीक है। डेज मतलब यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दिया हुआ है, जैसे फ्री लूप पीरियड और कूलिंग ऑफ पीरियड होने से 15 दिन के लिए वो डेज का टाइम मिलता है। फ्री लूप पीरियड और कूलिंग ऑफ पीरियड ये मीन्स क्या होता है, मतलब आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट अगर कोई एजेंट ने जब आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट करवाएंगे, आप लोग जब करवाएंगे, करवाने से क्या होगा, कस्टमर के घर में वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलने के बाद वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ेगा, पढ़ने के लिए वक्त मिलता है उसको 15 दिन। उसके बीच में पॉलिसी पढ़ने के बाद अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, जैसा बताया गया है वैसा लिखा नहीं है, तो वो बंदा क्या कर सकेंगे, उस पॉलिसी को फ्री लूप कर सकेंगे, उसको मतलब कूलिंग ऑफ बोलते हैं, उसको रिटर्न कर सकते हैं कंपनी को रिटर्न करने के बाद वो कंपनी वो अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में कन्वर्ट कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा बैंक अकाउंट में, ठीक है, उसको पैसा मिल जाएगा। तो उसके लिए पढ़ने का जो वक्त रहता है 15 दिन, और रिटर्न करने के लिए उस 15 दिन के अंदर में ही करना पड़ेगा, वो पार हो जाने से नहीं कर पाएगा। तो उसको ही बोलते हैं फ्री लूप पीरियड और कूलिंग ऑफ पीरियड, कि पॉलिसी को नहीं पसंद आया तो रिटर्न करेगा, पैसा उसको मिल जाएगा, ठीक है। और हो गया ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड मतलब क्या होता है, आपका आज कोई भी पॉलिसी का सपोज ड्यू डेट है कि पॉलिसी का प्रीमियम आज के डेट में देना है, ठीक है। जो पॉलिसी का डेट प्रीमियम देना है तो अगर आज के डेट में नहीं दे पाया तो उसको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, 30 डेज़ और 31 डेज़। क्यों बोलते हैं हम लोग 30 डेज़ और 31 डेज़, बिकॉज 31 बहुत सारा, जनवरी महीना 31 डेज़ का है, मार्च महीना 31 डेज़ का है, तो दिसंबर महीना 31 डेज़ का है, तो 30 दिन उसमें नहीं मिलेगा, तो इसमें 31 डेज़ भी, जिसमें 31 डेज़ जिस महीना का है वो 31 तक ग्रेस पीरियड मिलता है। तो आज के डेट में अगर कोई ड्यू डेट है उसको और 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, या 31 डेज़ का अगर महीना है तो 31 डेज़ तक मिलेगा ग्रेस पीरियड, उतना दिन तो कोई फ़ाइन नहीं लगता है और पॉलिसी इन्फोर्स में रहता है। तो उसके बाद में पॉलिसी अगर प्रीमियम नहीं देंगे तो लैप्स हो जाएगा और फाइन भी लग जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड, जो आपको वक्त मिला है विदाउट फाइन पॉलिसी इन्फोर्स रहेगा। मंथली पॉलिसी में 15 दिन का ग्रेस पीरियड रहता है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और एनुअली पॉलिसी में 30 दिन और 31 डेज़ जो मैंने बताया। अगर आंसर में आपका 30 दिन रहे तो वो क्लिक में नहीं होगा, 30 डेज़ और 31 रहेगा तो उसको आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड। अपॉइंटमेंट ऑफ इंश्योरेंस एजेंट का जो अपॉइंटमेंट देना स्टार्ट हुआ है, अपॉइंटमेंट लेटर, वो हुआ है 1 अप्रैल 2016 से, ठीक है। और उस अपॉइंटमेंट के लिए जो फॉर्म फिलअप करना होता है उस फॉर्म को बोलते हैं IA, तो याद वही रखना है, 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट हुआ है, फॉर्म फिलअप करने फॉर्म का नाम है फॉर्म IA, ठीक है। ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस।
ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या है, वो दो पार्टी के अंदर में होता है, एक पार्टी ऑफर करता है और एक पार्टी रिसीव करता है। इंश्योरेंस के लाइन में क्या है, प्रपोजर मतलब पॉलिसी होल्डर ने ऑफर किया है और इंश्योरर मतलब कंपनी है उसने एक्सेप्ट किया है। मतलब एजेंट ने पॉलिसी फिलअप कर पॉलिसी लाने के बाद वो कंपनी को जमा किया है, तो कंपनी को पता है कि प्रपोजर जो होता है, जो पॉलिसी होल्डर, जो ओनर जिसने पॉलिसी कर रहा है, वो ऑफर कर रहे हैं कंपनी को हम करेंगे बोल के, तो उसको एक्सेप्ट कर रहा है इंश्योरर मतलब कंपनी वो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों पार्टी के बीच में होगा। क्वेश्चन ऐसे ही आता है किसने ऑफर किया, किसने एक्सेप्ट किया, या दो पार्टी के अंदर में अगर कोई ये होता है तो प्रपोजर या पॉलिसी होल्डर के बीच में जो अगर दो पार्टी के अंदर में होता है तो वो क्या बोलते हैं उसको, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, या कौन ऑफर करता है कौन ऐसा टाइप का जस्ट क्वेश्चन होता है। कॉन्सिडरेशन वर्ड कब यूज आएगा, जब प्रीमियम के साथ डील होगा। अभी पॉलिसी का जो पॉलिसी होल्डर का जो पॉलिसी गिरा है, कंपनी को जमा किया है, जमा करने के बाद उसको क्या देना है, उसके बाद प्रीमियम मतलब पैसा तो देना पड़ेगा फिर पॉलिसी आएगा। तो जो प्रीमियम देते हैं उसको देने को बोलते हैं कॉन्सिडरेशन वर्ड आता है वहाँ पे, कॉन्सिडरेशन बोलते हैं उसको। तो प्रीमियम या मनी के साथ जब डीलिंग होता है तब उसको कॉन्सिडरेशन बोलते हैं। आपका क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स का व्हेन डील्स विथ मनी उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिडरेशन। प्रीमियम का डील अगर हुआ है तो वो क्या बोलते हैं, कॉन्सिडरेशन। तो ये क्वेश्चन में आपका बाद में कुछ क्वेश्चंस में आपको दिखाई देगा, तो समझ में बहुत ईजी होगा। बस इतना याद रखिए, प्रीमियम या मनी का डीलिंग जब का जो वर्ड आएगा आंसर में आपका कॉन्सिडरेशन रहेगा, तो उसको आप लिख कीजिएगा। ठीक है, और एक हो गया रिस्क। ये रिस्क रिलेटेड मतलब क्या है, कंपनी का रिस्क। कंपनी का रिस्क क्या है, डाइंग टू अर्ली, आदमी अगर जल्दी किसी का डेथ जल्दी हुआ तो क्लेम देना पड़ेगा कंपनी को। लिविंग टू लॉन्ग, ये अगर कोई पेंशन पॉलिसी क्या है ऐसा टाइप का होल लाइफ पॉलिसी, तो जल्दी ये किया तो कंपनी को देना पड़ेगा उसमें भी पेंशन वगैरह। लिविंग और डिजेबिलिटी, तो हेल्थ वगैरह का हुआ है, कुछ इशू हुआ है तो क्लेम करेगा, वो सारा चीज़ कंपनी का रिस्क है। तो ये सारा चीज़ अगर मेंशन रहा तो ऑल ऑफ द अबव में आपको क्लिक करना है, अदरवाइज जो आपका आंसर करेक्ट है वो उसको क्लिक करना है। अगर सारा दिया हुआ है तो ऑल ऑफ द अबव कीजिएगा। ठीक है, और एक चीज़ बोल रहा हूँ, पूलिंग रिस्क या रिस्क ट्रांसफ़र, ये दोनों वर्ड इंश्योरेंस के साथ रिलेटेड है। रिस्क इंश्योरेंस में ही होता है, गाड़ी का हो गया, बाइक का हो गया, खुद आदमी का हो गया, हेल्थ का हो गया, कोई भी चीज़ का होगा तो इंश्योरेंस को ही तो क्लेम करेंगे ना आप इंश्योरेंस का। तो उसको बोलते हैं रिस्क रिलेटेड, रिस्क पूलिंग, रिस्क ट्रांसफ़र, ऐसा भी कोई क्वेश्चन में आ सकता है, तो आंसर आपका इंश्योरेंस होगा। ठीक है, इस एक के साथ और एक लिंक है, ये आपका आता है हमेशा। मॉर्गेज रिडेम्पशन, मॉर्गेज रिडेम्पशन होता है आपका ईएमआई के ऊपर में। कोई भी मॉर्गेज आपने लिया मतलब आपका लोन लिए हैं, कोई घर का लोन वगैरह हुआ है तो उसमें उसके साथ इंश्योरेंस करवा सकते हैं। घर का हो गया, घर का इंश्योरेंस है, पर्सनल लोन का, जिसमें होगा क्या, लोन आपका घटता रहा तो वो ये भी घटता रहेगा, ईएमआई के साथ वो एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस। ये वो आपका इंश्योरेंस घटता रहेगा उसके साथ साथ। ठीक है, जितना लोन लिए है उसके साथ जब आपका इंश्योरेंस लोन का अमाउंट भी कमती होता रहेगा तो उसके बाद वो इंश्योरेंस का वैल्यू भी कमती होता रहेगा। ठीक है, वो लोन के लिए आदमी लोग करता है ताकि कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स अगर कुछ होता है तो फैमिली हैरेसमेंट ना हो, वो लोन से बैंक उसको लोन से ही रिकवरी कर सके, उसको बोलते हैं मॉर्गेज रिडेम्पशन। इसमें मैं थोड़ा शॉर्टकट कुछ पॉइंट्स ही मैं आपको बता दूंगा ताकि आपका इजी रहेगा। बाद में मैं एक्सप्लेनेशन बाद में कुछ चैप्टर वाइज बाद में मैं दे दूंगा, अभी शॉर्टकट बोल रहा हूँ। अभी जैसे ये है मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी, ये हमेशा आता है, ये सेक्शन 6 में गिरता है। मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी 1874 का एक्ट है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन में आता है किस कब टाइप का एक्ट है वो आपको याद रखना है, सेक्शन 6 और प्रॉपर्टी एक्ट 1874। मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट में क्या होता है, बेनिफिशियरी रहता है। ठीक है, इसमें कोई नॉमिनी नहीं रहता है। बेनिफिशियरी कौन हो सकता है, वाइफ अकेला हो सकता है, वाइफ एंड बच्चा हो सकता है, या ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ द स्टेट। ठीक है, मेंशन किया हुआ है, वाइफ एंड चिल्ड्रन हो सकता है, वाइफ अकेला हो सकता है, ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ द स्टेट। अगर इसमें ये तीनों रहेगा तो ऑल ऑफ द अबव रहेगा, या कोई भी एक रहेगा तो वही आंसर रहेगा, बस सिंपल वही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी आदमी उसका अगर कोई पॉलिसी के साथ मैरिड आदमी अगर है वो पॉलिसी में मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर में किया है तो वो कोई कारण से अगर देवलिया भी हो जाता है कि वो कोई डिस्प्यूट भी हो जाता है कि हाँ मैं पैसा कोई भी पेमेंट नहीं कर पाऊँ, कुछ नहीं होगा, बैंक सारा चीज़ ले लिया, उसका जब्त कर लिया बैंक ने, मगर मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी के एक्ट के अंडर में जो भी अमाउंट है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, उसको बैंक ले नहीं सकता है, वो सेफ रहेगा चाहे वो जितना भी रुपया का हो। इसीलिए उस एक्ट के अंडर में करना बहुत ज़रूरी है।
जैसे बहुत सारे डॉक्टर वगैरह होता है, इंजीनियर वगैरह, बड़ा बड़ा आदमी हो सकता है, बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, उन लोगों का कुछ अगर ऐसा ये है कि बिज़नेस बड़ा है कि ठीक है कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, लोन लेके बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो लोग कभी कभी इस एक्ट के अंडर में करते हैं। तो उसमें ईजी रहता है, उन लोगों का लिए ईजी रहता है सारा चीज़, एक्ट के अंडर में करते हैं तो उन लोगों का ईजी रहता है कि हाँ कोई कारण से अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो अमाउंट सेफ रहेगा फैमिली के लिए, ठीक है, कोई उसको टच नहीं कर पाएगा। इसमें वही दिया है, वाइफ एंड चिल्ड्रेन ये सब रहेगा तो आंसर रहेगा, ये ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ द स्टेट रहेगा तो वो आंसर रहेगा। कीमैन इंश्योरेंस, कीमैन इंश्योरेंस मतलब कोई ये ताला चाबी ऐसा वाला कोई इंश्योरेंस नहीं है। ये इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें आपका ये बिज़नेस का प्रॉफिटेबिलिटी का इंश्योरेंस है। मतलब कोई बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, डायरेक्टर है, उन लोगों का बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उन लोगों का क्या होता है, कोई कारण से डायरेक्टर का तबीयत खराब हुआ, डायरेक्टर का डेथ हो गया, बिजनेस को कोई बड़ा लॉस हो गया, कौन इसका भरपाई करेगा, क्योंकि सैलरी, स्टाफ, बिजनेस का खर्चा सारा चीज़ निकालना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ क्या होता है, कीमैन इंश्योरेंस अगर वो लोग करके रखता है, रखने से क्या होगा, ये कैसे होता है, ये बिजनेस का 3 साल का प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट को लेके उसका एवरेज निकाल के कैसा प्रॉफिट होता है उसको लेके उसका इंश्योरेंस होता है। 3 साल का प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट देख के होता है, ठीक है, तो उसको देख के होता है, एवरेज का एक निकाल लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी, उसका इंश्योरेंस होता है। तो ये कोई आदमी का इंश्योरेंस नहीं है, बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर में होता है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसका एक क्वेश्चन आता है कॉमन। तो उसके बाद में क्या होता है, अगर कोई कारण से बिजनेस का लॉस होता है, कुछ भी होता है, जिस साल होगा उसका क्लेम इंश्योरेंस देगा। और ये याद में रखिए, ये कोई सेविंग्स एलिमेंट नहीं है, इसमें कोई मैच्योरिटी वगैरह नहीं है, दिस इज अ टर्म इंश्योरेंस टाइप का। टर्म इंश्योरेंस मतलब इसमें मैच्योरिटी नहीं मिलता है, आपका इंश्योरेंस कवर रहता है, कुछ समथिंग हैपेंस, कुछ अनफॉर्चुनेट लॉस हो गया, कुछ हो गया, तो सिर्फ उस इंश्योरेंस उस वो बी आर कंपनी करेगा, ठीक है। की पर्सन इसमें कौन हो सकता है, कोई भी बिजनेस का, जैसे डायरेक्टर, कोई जो बड़ा पोस्ट में सीईओ, डायरेक्टर, बड़ा कोई आदमी है, ये है, वो लोग हो सकते हैं की मैन, मतलब उसके नाम वही मेन साइनिंग अथॉरिटी होता है। मॉर्गेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस का मैंने थोड़ा देर पहले बता दिया। और कभी कभी आता है आपका प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में आपका लीगल डॉक्यूमेंट्स यूज होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स रहता है। प्रपोजल फॉर्म, कोई भी चीज़ का, जैसे प्रपोजल फॉर्म सिंपल, जिसमें पूरा डिटेल्स होता है, प्रपोजल का डिटेल्स होता है, आदमी का डिटेल्स होता है, सारा चीज़ का फॉर्म पे, उसको बोलते हैं प्रपोजल फॉर्म। इंश्योर कंपनी का सारा चीज़, इंश्योर का डिटेल्स रहता है उसमें, ठीक है, उसमें प्रपोजल फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है, उसको एजेंट लोग वो चीज़ फिलअप करते हैं, कस्टमर फिलअप करते हैं, वो सारा चीज़ अपना डिटेल्स वो उसमें उसको बोलते हैं प्रपोजल फॉर्म, जिसमें फिलअप करते हैं। फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट, अभी फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट, इसके ये क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट का शॉर्टकट है FPR, ठीक है, ये हमेशा आता है ज़्यादातर, ये कॉमन आता है बहुत ज़्यादातर ये। तो FPR क्या है, ये एविडेंस दैट पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट बिगेन, मतलब ये एक प्रमाण पत्र है कि आपका बीमा स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये एक ऐसा प्रमाण पत्र है जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका बीमा जो पॉलिसी है ये स्टार्ट हो गया है। ये कब होता है, जैसे मैंने बोला है, डीलिंग कंसीडरेशन, प्रीमियम के साथ डील करना। तो प्रीमियम अगर कोई देता है, या पहला जब पॉलिसी का जो एप्लीकेशन है वो जब जमा होगा ब्रांच में जमा होने के बाद उसके बाद वो प्रीमियम देगा, कंसीडरेशन वो वार्ड मैंने आपको बोला है वो होगा। और प्रीमियम देने के बाद क्या मिलेगा, उसको रिसिप्ट मिलेगा। उस रिसिप्ट को क्या बोलेंगे, पहले टाइम अगर कोई रिसिप्ट मिला है प्रीमियम देने के बाद, जब पॉलिसी नया खुलेगा, रिसिप्ट जब कस्टमर के हाथ में दिया जाएगा, उसको क्या बोलेगा, पहला बीमा रसीद, पहला मानी रिसिप्ट जो मिलता है वही है बीमा, प्रीमियम, बीमा मतलब इंश्योरेंस का पहला रिसिप्ट, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। इसको देख के आप क्या समझेंगे कि पॉलिसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये स्टार्ट हो गया है। द एविडेंस, द प्रूफ दैट द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट है बिगन, यही एक आपका क्वेश्चन में आएगा और यही आंसर में रहेगा, ठीक है, तो आपको उसको क्लिक करना है। पॉलिसी शेड्यूल में क्या रहेगा आपका, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, एज, प्लान, टर्म, ये सारा चीज़ रहेगा। मोड ऑफ प्रीमियम मतलब एनुअली, हाफ ईयरली क्या है, पॉलिसी नंबर, डेट ऑफ कॉमिस, कब स्टार्ट हुआ है पॉलिसी, ये सारा डिटेल्स पॉलिसी शेड्यूल पेज में रहता है। स्टैंडर्ड प्रोविजन में क्या रहता है, लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फ़ोन नंबर, ग्रेस पीरियड कितना दिन का है, ये सारा चीज़ लिखा रहता है उसमें, ठीक है, डिटेल्स रहता है। लैप्स कैसे होगा पॉलिसी, क्या प्रीमियम कितना साल देना पड़ता है, वो सारा डिटेल्स स्टैंडर्ड प्रोविजन में गिरता है। ESI आपका 12.5% होता है, ठीक है, बेसिक के ऊपर में। आप ये अभी यहाँ पे मेंशन किया है 15,000, मगर आज के डेट में ESI का जो ये है वो अप टू 21,000 तक कर चुका है। 21,000 तक ESI आदमी को मिलेगा। 21,000 का अगर सैलरी किसी का, उसके नीचे में उनसे ESI वो
ESI वो उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, यहाँ 15,000 नहीं है, आजकल 21,000 कर चुका है। TPA मतलब क्या है आपका? थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, ये फुल फॉर्म आता है। डिटेल्स में अभी नहीं बता रहा हूँ आपको, बाद में हम बता देंगे। तो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर याद रखिएगा, TPA का फुल फॉर्म है। ठीक है, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह में अगर कोई क्लेम करता है तो क्लेम करने कोई भी इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट क्लेम नहीं होता है, वो थर्ड पार्टी के थ्रू में क्लेम होता है, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। डोमिशियरी हॉस्पिटलेशन, डोमिशियरी हॉस्पिटलेशन मतलब ट्रीटमेंट अगर कोई घर में हुआ है तो उसको बोलते हैं डोमिशियरी हॉस्पिटलेशन, मतलब ट्रीटमेंट टेकन एट होम विदाउट बीइंग एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट नहीं हुआ है, नहीं हो पाया है, तबीयत ज़्यादा ख़राब है, कोई पैरालाइज्ड है, कोई ज़्यादा बीमार है, जा नहीं पाएगा, डॉक्टर से लिखा लिया और वो प्रूव होता है कि वो उसका पॉसिबल नहीं है, तो वो ट्रीटमेंट अगर घर में होता है, वो हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड होता है, हुआ है, तो उसको डोमिशियरी हॉस्पिटलेशन बोलते हैं। तो उसका एक क्वेश्चन आता है, तो वही इसका आंसर है कि ट्रीटमेंट अगर घर में होता है तो डोमिशियरी हॉस्पिटलेशन बोलते हैं। इतना जस्ट मैंने शॉर्ट नोट पे थोड़ा बता दिया आपको। ठीक है, इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस ऐसा, जैसे मैं अभी इस चैप्टर में क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, बाकी ये क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, बाद में आपको ये क्वेश्चन सारा चीज़ के बारे में ही बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।